हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूथ पब्लिकेशन के बुक की, और इसमें हम लोग देख रहे थे वीडियो रे एग्ज़ाम्स के प्रैक्टिस सेट के बारे में। ठीक है, इस बुक में जो है 15 पेपर दिए गए थे। 15 पेपर में 7 सॉल्व पेपर था और 8 प्रैक्टिस सेट बुक था। ठीक है, तो हिंदी का हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हिंदी में देखा जाए तो सॉल्व पेपर हो चुका है, प्रैक्टिस सेट चल रहा था, इसमें से 5 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। आज का होगा ये 6वां प्रैक्टिस सेट। ठीक है, विशेष सूची में देखेंगे तो सॉल्व पेपर के सारे हिंदी के प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। प्रैक्टिस सेट में इसमें देखा जाएगा तो 5 तक हो चुका है। आज का ये 6वां प्रैक्टिस सेट होने वाला है हिंदी का। ठीक है, और इसमें जो जीके का पोर्शन है वो सारा का सारा जो है हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। उसका प्लेलिस्ट बना दिया है, आलोक चैनल पे जाएगा, वहाँ पर आपको इसका जीके का जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो कि वीडियो एग्जाम्स के लिए और आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं हिंदी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, वनडे एग्जाम्स के लिए। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो हिंदी परिगाम एवं लेखन योग्यता। अब इसमें 1 से 5 तक क्वेश्चन जो दिया गया है वो गद्यांश को पढ़कर क्वेश्चन का आंसर देना है। तो गद्यांश को पढ़िएगा, हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विस्मित होने का क्या कारण है, इसको गद्यांश के अनुसार बताना है। तो तेज बदलाव जो होता है वो विस्मित होने का कारक बनता है। ठीक है, प्रमुख कारण है क्योंकि बचपन के दिनों को सोचने पर वर्तमान में सब कुछ बदला बदला सा लगता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा, तेज बदलाव। ठीक है, समाज में किसका भेद था, इस गद्यांश के अनुसार इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो समाज में अगर इस गद्यांश के अनुसार देखते हैं, पढ़ेंगे आप, तो इसमें निकलेगा अमीर गरीब का भेद था। तो राइट आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, अमीर गरीब का भेद। ठीक है, दोस्त के पिताजी क्या काम करते थे, इस गद्यांश के अनुसार बताना है। तो दोस्त के पिताजी साइकिल मरम्मत करते थे, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, उन दिनों जो है किसका चलन शुरू हो गया था। तो गद्यांश में दिया गया है कि उन दिनों अंग्रेजी स्कूलों का जो है चलन शुरुआत हो गया था, और इन स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना शान की बात मानी जाती थी। इनमें कुछ बड़े घरों के बच्चे ही पढ़ने जाते थे और गरीबों के बच्चे इन्हें सपने लेकर ही ले दे सकते थे। ठीक है, बड़े घरों के बच्चे से क्या अभिप्राय है, बड़े घरों के बच्चे जो एक आया हुआ इसमें वो पूछा कि इसका क्या मतलब, इसका क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ हो जाता है पैसे वाले लोगों के बच्चे। ठीक है, पैसे वाले लोगों के बच्चे, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। अब ये गद्यांश को नहीं, गद्यांश का 5 तक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें अधिकतर जो भारतीय भाषा है उसका विकास किस लिपि के हुआ। तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ है, आंसर डी पार्ट हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि। ठीक है, तालव्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो तालव्य व्यंजन बताना है। तालव्य व्यंजन जो होता है वो होता है च, छ, ज, छ। ठीक है, तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, च, छ, ज, झ, जो कि ये तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हिंदी दिवस मनाते हैं हर वर्ष 14 सितंबर को, राइट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अभी पिछले दिनों में मनाया गया 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान के द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था, इसलिए जो है हर वर्ष 14 सितंबर को। और ये मनाया कब से जाने लगा, तो ये 1953 से मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना गया है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को जो है क्रांतिकारी कवि के संज्ञा दिया गया है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा, क्रांतिकारी कवि। ठीक है, इन्होंने अनेक कष्टों से झेलते हुए कभी हार नहीं मानी, और बादल राग कविता में उन्हें उनके क्रांतिकारी व्यक्तित्व का क्या है प्रस्फुटन हुआ है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। कौन वर्ण ओष्ठ व्यंजन नहीं, इनमें से कौन सा वर्ण जो है वो ओष्ठ नहीं है। तो इनमें से अगर देखा जाएगा तो बड़ा आ जो दिया गया है ये ओष्ठ नहीं होता। ठीक है, ये एक जो होता है ये कंठ धन होता है। ठीक है, बाकी माँ, बा और ऊ ये सब क्या है, ये ओष्ठ हैं। निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन कौन सा है। इनमें से नासिक के व्यंजन की बात करेंगे तो इसमें यहाँ जो दिया गया है ये नासिक व्यंजन है, बी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अन्य नासिक व्यंजन कौन कौन सा है, तो ये डा है, ड़ा है, ना है और मा है। ये क्या है, ये नासिक व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, प्रसारण का विलोम शब्द क्या होगा। प्रसारण का विलोम होता है आकुंचन, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। और आरक्षण का विलोम क्या होता है, अनारक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋजु का विलोम क्या होता है। ऋजु का विलोम पूछा गया तो ऋजु का विलोम वक्र हो जाएगा। ठीक है, और सरल का विलोम होता है कुटिल या फिर कठिन। सीधा का विलोम होता है टेढ़ा या फिर उल्टा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण क्या कहलाता है।
तो उसको कहा जाता है अभिभाषण। क्या कहा जाता है? अभिभाषण कहा जाता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? अभिभाषण। ठीक है। अब इसमें जो संभाषण दिया है ये होता है दो लोगों या अधिक लोगों को बीच किया गया वार्तालाप जो होता है उसे संभाषण कहते हैं। ठीक है। जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो, उपयुक्त शब्द का चयन करें। इसमें से अगर हम बात करेंगे तो इसमें आंसर हो जाएगा वितरागी। ठीक है। वितरागी को क्या कहते हैं? जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो। ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे? वितरागी कहेंगे। जबकि जिसमें संसार के प्रति मोह हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? अनुरागी। केशो कह न जाए ये का कहिए, देखत तो रचना विचित्र अति समुझ मन ही ना रहिए। इसमें क्या है? ये कौन सा रस इसमें प्रयुक्त है ये बताना है। तो इसमें जो दिया गया है इसमें अद्भुत रस का प्रयोग किया गया है या अद्भुत रस का वर्णन है इसमें। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा अद्भुत रस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रोध रस जो है, क्रोध जो होता है वह किस रस का स्थायी भाव है? क्रोध जो होता है वह किस रस का अस्थायी भाव होता है? तो वो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से क्या हो क्रोध की अनुभूति होती है वहाँ पर रौद्र रस होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। ठीक है। जैसे अगर हम उदाहरण देखें तो श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वह हो गए उठ खड़े। इसमें क्या? इसमें एक तरीके से रौद्र रस और क्रोध के जलने की जो अनुभूत हो रहा है। तो आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए शब्दों में से अभिभाव अव्ययी भाव समास का चयन करना है। इनमें से अव्ययी भाव समास का चयन की बात करेंगे तो आजीवन में अव्ययी भाव समास है। ठीक है। जिस समास का पहला पद क्या हो? अव्यय हो तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहेंगे। जैसे कि प्रतिदिन, अनुरूप, आज जन्म, आजीवन, इनमें समय क्या है कि पहला पद जो है वो क्या है? अव्यय है। तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो जो है ये आदि काल की रचना है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। और इसके रचयिता कौन है? तो उनका नाम है चंद बरदाई। ठीक है। क्या नाम है? चंद बरदाई जो है इन्होंने जो है पृथ्वीराज रासो लिखा था। ठीक है। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया? चंद बरदाई के द्वारा। तो चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा है। नेक्स्ट इसमें अगर हम देखें तो आदिकाल के अन्य रचनाओं में तो बीसल देव रासो है जो कि नरपत नाल ने लिखा है। परमाल रासो है जो कि जगनिक के द्वारा लिखा गया, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। ठीक है। क्या अर्थ होता है? आभूषण होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, अगर हम वर्ण की बात करेंगे तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और वो इसके दो भेद होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। ठीक है। विशिष्ट का शाब्दिक अर्थ होता है सबसे अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस समास में सब पद तथा अथवा उनका समाहार प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस समास की बात कर रहा है तो इसमें आंसर हो जाएगा डी सी पार्ट, द्वंद्व समास। ठीक है। द्वंद्व समास में क्या होता है? सम पद अथवा उनका समाहार प्रधान रहता है, उन्हें द्वंद्व कहते हैं। जैसे कि माता पिता, बहन भाई, राजा रानी, इनमें क्या है कि समान रूप से समाहार प्रधान, दोनों प्रधान रूप होते हैं, बीच में इनमें हाइपन लगा हुआ होता है। ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली घटा का घमंड घटा। ठीक है। यहाँ पे बताना है कौन सा अलंकार है। देखिए इसमें अगर हम बात करेंगे अलंकार की तो इसमें अलंकार हो जाएगा यमक अलंकार। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे जो घटा दिया गया है ये और एक बार ये घटा दिया गया है। ठीक है। तो इस तरीके से दो घटा है और दोनों घटा के अलग अलग अर्थ हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यमक अलंकार। क्योंकि यमक अलंकार की परिभाषा ही है कि शब्दों की आवृत्ति जहाँ पर एक शब्द की एक से अधिक बार प्रयोग हो और उसके अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पे क्या हो जाएगा कि यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे काली घटा जो लिखा हुआ है इस घटा का मतलब हो जाता है बादल। ठीक है। इस घटा का क्या मतलब होता है? बादल। और यहाँ पर जो घमंड घटा का मतलब है यहाँ पे घटना की स्थिति पर दिया गया। ठीक है। यानी कि घट रहा है यानी कि कम होना। ठीक है। कम होना का यहाँ पे अर्थ निकल रहा है। तो घटा का दो अर्थ निकल रहा है तो इस तरीके से यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है उस शब्दांश को क्या कहते हैं जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देता है? तो उसको कहा जाता है जो शब्दांश के पहले जो लगता है उसको क्या कहते हैं? उसको उपसर्ग कहते हैं। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। जैसे कि प्रतिदिन। ठीक है। इसमें क्या है? इसमें दिन में प्रति लगाया गया है तो जो प्रति है ये एक उपसर्ग हो जाएगा। तो इस तरीके से आंसर इसमें क्या हो जाएगा? आपका बी पार्ट हो जाएगा। शब्दांश के अंत में जो लगता है उसको क्या कहते हैं? उसको प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। प्रत्यय में अगर देखा जाएगा तो मीठा में बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो मिठाई हो जाएगा।
बच्चा में बड़ा पन का मात्रा अगर लगाते हैं तो बचपन हो जाता है। तो इस तरीके से क्या प्रत्यय और उपसर्ग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से वर्तनी की शुद्ध दृष्टि सबसे क्या है, शुद्ध शब्द क्या है? शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा लिखा हुआ है? तो इसमें बी पार्ट जो लिखा हुआ है ये शुद्ध शब्द रूप में लिखा हुआ है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो बिना कारण कार्य का होना पाया जाए वहाँ पर विभावना अलंकार होता है, राइट आंसर बी पार्ट हो जाएगा, विभावना अलंकार। ठीक है। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः होता है 2 प्रकार का। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। कौन कौन? तो एक होता है अर्थ के आधार पर, एक होता है रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। रचना की दृष्टि से देखेंगे तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य होते हैं। ठीक है। नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण पूछा गया है। नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण होता है अधिसूचना, राइट आंसर डी पार्ट हो जाएगा, अधिसूचना। ठीक है। और इसके अतिरिक्त टिप्पणी जो दिया गया है इसका कमेंट होता है इंग्लिश। ठीक है। सार संक्षेप का होता है समरी, और सूचना का होता है इन्फॉर्मेशन। रेलगाड़ी शब्द है, रेलगाड़ी कौन सा शब्द है ये बताना है। तो रेलगाड़ी जो है ये संकर शब्द है, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। संकर शब्द उन्हें कहते हैं जो 2 भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बनता है, उन्हें संकर शब्द कहा जाता है। जैसे कि छायादार, छायादार में छाया शब्द जो है वह संस्कृत है और दार शब्द जो है फारसी है, दोनों मिलकर छायादार बनता है। इसी प्रकार रेलगाड़ी में रेल शब्द अंग्रेजी है, गाड़ी शब्द हिंदी है, तो दोनों मिलकर रेलगाड़ी एक नया शब्द बन गया, तो ये संकर शब्द के अंतर्गत आ गया। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अशुद्धियों का चयन करते हुए उचित विकल्प का चुनाव करना है। मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, कहाँ पर गलती है ये बताना है। तो इसमें अगर देखा जाएगा तो लीची खरीदने हैं जो दिया गया है ये गलत रूप से लिखा हुआ है, ये गलत है। यहाँ पे अगर शुद्ध रूप से देखने पे तो यहाँ पे लीची के जगह पे खरीदनी होना चाहिए। ठीक है, खरीदनी है, तो इस तरीके से अगर होता तो ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे खरीदने हैं तो यही गलत हो जाएगा, सी पार्ट। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है, कौन सा है बहाव में प्रत्यय कौन सा है। तो बहाव में प्रत्यय की बात करें, इसमें बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बहाव में प्रत्यय जो लगा हुआ है उसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट आओ। ठीक है, आओ जो लगा हुआ है ये एक प्रत्यय है आओ शब्द, इससे अन्य शब्द अगर बनाएंगे तो घुमाओ, बनाओ, चढ़ाओ, खिंचाओ, चुनाव, ये सब बनता है। उसी प्रकार बहाव। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। समुद्रोर्म में सही संधि विच्छेद बताना है, क्या हो जाएगा। समुद्रोर्म का सही संधि विच्छेद बात करें समुद्र प्लस उर्मी बनेगा, इसका सी राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, समुद्र प्लस उर्मी, आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। अगर हम इसके संधि की बात करेंगे तो यह गुण संधि का उदाहरण है। कौन सा संधि का, यह गुण संधि के उदाहरण है। गुण संधि के उदाहरण की बात करें तो सूर्योदय हुआ, देवेंद्र है, महेंद्र है, राजर्षि है, परोपकार है, तो ये सब सारे जो है समुद्रोम के, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। इनमें से तद्भव शब्द की बात करेंगे तो उसमें ए पार्ट जो दिया गया है प्यास, ये प्यास क्या है, ये तद्भव शब्द है। प्रांगण, उद्योग और आश्रम, ये क्या है, ये तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है, युवा शब्द का लिंग परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही शब्द बताना, इनमें से क्या हो जाएगा। तो इसमें अगर हम देखेंगे युवा का स्त्रीलिंग बनाएंगे तो युवती बनेगा, राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा, युवती। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इसमें से तत्सम शब्द है। सांप, चिन्ह, बीड़ा, विस्मय, क्या होगा इसका आंसर। इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, विस्मय। विस्मय क्या है, तत्सम शब्द है और जिसका तद्भव क्या होता है, अद्भुत होता है। ठीक है, इसका विस्मय का तद्भव क्या होता है, अद्भुत। तो याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छछूंदर के सर में चमेली का तेल, इसका अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ होता है कि अयोग्य व्यक्ति का अच्छा पद मिल जाना, ये इसका राइट आंसर सही वाक्य का अर्थ हो जाएगा, मुहावरे का अयोग्य व्यक्ति का अच्छा पद मिलना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, करत करत अभ्यास के जड़मत होत डैश, भरना है, आगे क्या भरते हैं इसमें। तो बहुत प्रसिद्ध ये है वाक्य, तो इसमें अगर हम भर देंगे सुजान। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सुजान। तो इसका आंसर हो जाएगा करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, राइट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। हिमवान का पर्याय बताना, पर्यायवाची बताना है, क्या होगा। हिमवान का पर्यायवाची हिमाद्री होता है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा, हिमाद्री। अन्य पर्याय की बात करेंगे तो हिमालय, हिमाचल, हिमगिरी, गिरिराज, नगपत, शैलेंद्र, ये सब इसके पर्यायवाची होंगे।
निम्नलिखित विकल्पों में से अनेकार्थक शब्द इसमें बताना है कौन होगा। ठीक है, अनेकार्थक शब्द इसमें से बताना है कि कौन सा हो जाएगा। नासिका, कान, अंग, नेत्र। इनमें अगर हम देखेंगे तो अनेकार्थक शब्द की बात करेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अंग। अंग के अनेक अर्थ निकलते हैं। अंग के बात करेंगे तो अन्य अर्थ में तो अंग का मतलब भेद होता है, अंग का मतलब पक्ष होता है, अंग का मतलब शरीर होता है, अंग का मतलब टुकड़ा होता है। तो इस तरीके से इसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं तथा प्रत्येक चरण में 11 व 13 ही मात्रा पर यति होती हो तो कौन सा छंद कहा जाएगा इसमें से। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर राइट हो जाएगा रोला। ठीक है, रोला में इस टाइप की चीज़ें होती हैं तो राइट आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा रोला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उज्ज्वल में प्रयुक्त कौन सी संधि है। उज्ज्वल में संधि बताना है तो उज्ज्वल में संधि की बात करेंगे तो इसमें व्यंजन संधि का ये उदाहरण है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा उत प्लस ज्वल। उत प्लस ज्वल, जहाँ पे व्यंजन लास्ट में आ जाए और उसको मिलवा के जो व्यंजन अगर संपूर्ण संधि होता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है व्यंजन। जैसे ता यहाँ पे आ गया, ता इसमें लोप हो जाता है, इसके बाद आधा जा आता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है व्यंजन संधि हो जाता है इस तरीके से। यानी कि व्यंजन के पश्चात स्वर या व्यंजन आए तो उत्पन्न होने विकार को क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ए पार्ट हो जाएगा राम, रामचरितमानस और गंगा। ये क्या है, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। बाकी अगर हम देखेंगे दूसरे में तो कृष्ण, कामायनी और मिठास, मिठास संज्ञा नहीं है। ठीक है, लखनऊ, आम, बुढ़ापा भी संज्ञा नहीं है। ममता, वकील, पुस्तक। वकील इसमें एक जात का नाम है तो जातवाचक संज्ञा है, तो इस तरीके से व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें भी नहीं है। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसे क्या कहते हैं एक शब्द में। तो उसको कहा जाता है अजात शत्रु। क्या कहा जाता है, अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु क्या किसको कहते हैं, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो। अजान बाहु जो दिया गया है ये किसको क्या कहते हैं, तो ये जो है जिसका हाथ क्या है घुटने तक पहुंचता है उसे अजान बाहु कहते हैं शब्द में। ठीक है, अगला प्रश्न है, हथियाना में कौन सी क्रिया है। हथियाना में जो है क्रिया का नाम है क्या है इसका, तो इसका राइट आंसर है डी पार्ट, नाम धातु जो क्रिया है वो हथियाना में है। ठीक है, वह क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे कि हाथ जो दिया गया है इसमें प्रत्यय जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, हथियाना। ठीक है, आना शब्द लगाएंगे, आना प्रत्यय लगाएंगे। लात से जैसे लतियाना, बात से बतियाना, तो इस तरीके से यहाँ ये कौन सी संज्ञा हो जाएगी, ये कौन सी क्रिया हो जाएगी, तो नाम धातु क्रिया हो जाएगी। ठीक है, अब 44-45 को फिक्स करना है। वाक्य दिया गया है, फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर। इन्हें बताना इसके आगे कौन सा सही शुद्ध रूप से लगेगा वाक्य। तो फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करें कि उसने फोटो खींचे और व्यक्ति की अनुमति प्राप्त कर ली है और इस विषय में प्रकाशक को होने वाले नुकसान। ठीक है, प्रकाशक को होने वाले नुकसान अब इसके अगले वाले पार्ट में दिया गया होगा। ठीक, अनुमति प्राप्त कर ली, नुकसान हानि के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। यहाँ देख लीजिए, ये हानि के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर अगर बनेगा शुद्ध वाक्य तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, रा, वा, या, ला। अगला क्वेश्चन है, देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला इसमें ये फिक्स है और ये फिक्स है, बाकी इनमें फिक्स करना है। तो देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास, सीधे निवेश किया जाना है, दोनों फिक्स है, बीच में हमें भरना है। केंद्र सरकार द्वारा उन उद्यमों में योजनागत एवं योजनेतर संसाधनों द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के जरिए की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण। तो देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास की प्रगति का, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण कारण पहला ये हो जाएगा। महत्वपूर्ण कारण जो है सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के जरिए। ठीक है, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के जरिए, ये दूसरा हो जाएगा। उपक्रमों के जरिए केंद्र सरकार द्वारा उन उद्यमों में, तीसरा ये हो जाएगा। योजनागत और योजनेतर संसाधनों द्वारा, चौथा ये हो जाएगा। सीधे निवेश किया जाना, तो इस तरीके से इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास, फिर वह आएगा कि प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण। तो इस तरीके वा, ला, या, रा। ठीक है, वा, ला, या, रा हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, वा, ला, या, रा।
अगला क्वेश्चन है राम सीता से सुंदर है इस वाक्य में कौन सा कारक है। ठीक है, इसमें देखिए कंपैरिजन किया गया है, तो इसमें अगर देखा जाएगा तो इस तरीके से वाक्य जो होता है इसमें होता है अपादान कारक। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा अपादान कारक। संज्ञा के जिस रूप में तुलना किया जाए, समानता किया जाए या अलगाव का भाव प्रकट हो, वहाँ पर क्या हो जाता है, अपादान कारक हो जाता है। अब जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, तो यहाँ पे गंगा निकल रही है, निकलने की बात यानी कि अलगाव की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपादान कारक। वो घर से बाहर आया, यहाँ पर भी अलगाव की बात हो रही है, तो इसमें भी अपादान कारक। राम सीता से सुंदर है, इसमें क्या है, इसमें तुलना किया जा रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पर भी अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, वधु का बहुवचन रूप क्या होगा, वधु का बहुवचन रूप क्या होता है, तो वधु का बहुवचन रूप होता है वधुएं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा इसमें वधुएं। अगला प्रश्न है शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है। ठीक है, शक्ति को शक्ति कहना एक किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है, तो ये जो होता है ये स्वर भक्ति के उच्चारण के दोष का प्रभाव होता है, उदाहरण होता है, तो आंसर इसमें बी पार्ट हो जाएगा स्वर भक्ति। प्राचार्य जी आ रहे हैं, प्रणाम करो, वाक्य में रिक्त स्थान पर कौन सा सर्वनाम होगा यहाँ पे, ठीक है, बताना है। तो इसमें अगर देखा जाएगा तो इसमें आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, सर्वनाम भरना है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, प्राचार्य जी आ रहे हैं, उन्हें प्रणाम करो, आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा। बूंद आघात सह गिर कैसे, खल में वचन संत सह जैसे, इसमें अलंकार क्या है ये बताना है। अलंकार की बात किया गया है, इसमें कौन सा अलंकार होगा, तो इसमें अगर हम अलंकार की बात करेंगे तो अलंकार हो जाएगा इसमें उदाहरण। ठीक है, अब उदाहरण अलंकार तो देखते हैं इसके बारे में, अगर देखें तो क्या, तो देखिए जब दो वाक्यों में जिनका साधारण धर्म भिन्न हो, किसी वाचक शब्द द्वारा समता दिखाई देते हैं यानी समानता दिखाई जाती है, तब वहाँ पर क्या होता है, उदाहरण अलंकार होता है। ठीक है, अब अगर इसमें बात करें तो प्रश्न में जो दिया गया है चौपाई है, बूंद आघात सह गिर कैसे, ठीक है, और खल के वचन संत सह जैसे का ये अर्थ होता है कि वर्षा की बूंद के आघात को पर्वत उसी प्रकार सहते हैं जिस प्रकार संत पुरुष दुष्ट के वचनों को सहन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो प्रथम वाक्य दिया गया है पर्वत का वर्षा के बूंद के आघात सहन करना, और द्वितीय वाक्य जो दिया गया है संत पुरुषों के दुष्टों के वचनों का सहन करना, ये साधारण धर्म भिन्न होते हुए भी समता दिखाई देती है इसमें, तो इसीलिए यहाँ पे क्या कौन सा अलंकार हो जाएगा, उदाहरण अलंकार का ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यह था ओवरऑल आज का वीडियो जिसमें लोगों ने देखा। वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें लास्ट आने वाले और जो है 2 प्रैक्टिस सेट हिंदी के होंगे, इसके बाद एक कंप्लीट हो जाएगा। जीके का कंप्लीट ही हो चुका है, तो आप लोग उसको देखिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।